नमस्कार अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, अभी सबसे पहले हम देखेंगे खबरें खेती की में कि क्या है आज का मंडी भाव उपकरण, साथ में सफलता की कहानी और मौसम का हाल। तो आइए चलते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार पशु शेड योजना 2025 के लिए सरकार दे रही अनुदान। सब्जी फसल की खेती मुनाफे की खेती। उन्नत प्रभेद से उपजाएं मक्का, मिलेगा लाभ। और अब खबर विस्तार से। पशुपालक किसान भाइयों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बिहार पशु शेड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियों के लिए शेड बनाने के लिए 75,000 से 1,60,000 रुपए तक की राशि वित्तीय सहायता के तौर पर दी जाएगी। मनरेगा पशु शेड योजना 2025 पशुपालकों के लिए एक ऐसी योजना है जो उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने पंचायत प्रतिनिधि से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। बरसात के मौसम में मछली पालन के लिए आहार प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान पानी के गुणवत्ता और तापमान में बदलाव के कारण मछलियों को उचित आहार देना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में मछलियों के खानपान पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश के पानी से तालाब का पानी दूषित हो सकता है, जिससे मछलियों में बीमारियां हो सकती हैं। बरसात में मछलियों को प्रोटीन, वसा, विटामिन और पोषक तत्व से भरपूर उच्च गुणवत्ता वाले भोजन दें। भोजन उनकी ज़रूरत के अनुसार ही दें, क्योंकि अधिक भोजन देने से तालाब में हानिकारक गैसें बन सकती हैं, जिससे मछलियाँ मर सकती हैं। जून का महीना खेती किसानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मौसम में अगर सही फसल और उपयुक्त किस्म का चयन किया जाए तो कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। भिंडी एक ऐसी ही सब्जी फसल है जो न केवल जल्दी तैयार होती है, बल्कि बाजार में इसकी मांग भी अधिक रहती है। जून और जुलाई में भिंडी की मांग मंडियों में अधिक रहती है, जिससे बेहतर दाम मिलते हैं। भिंडी की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले बीज का उपचार, जल निकासी की उचित व्यवस्था और कीट रोग नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। यदि इन बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो भिंडी की फसल से किसान भाई बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान के बाद किसानों की पसंदीदा फसल है मक्का। अधिक उत्पादन और आमदनी के लिए मक्का की उन्नत प्रभेद से खेती कर सकते हैं। मक्का के उन्नत प्रभेद में विवेक शंकर मक्का 39, HM9 एवं 11, शक्तिमान 23 एवं 4 प्रमुख हैं। ये प्रभेद बिहार की जलवायु के लिए सबसे उन्नत किस्म मानी जाती है। किसान भाई फसल कटाई के लिए अगर समय और श्रम दोनों की बचत चाहते हैं तो रीपर बाइंडर मशीन इसके लिए कारगर हो सकती है। यह मशीन पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफ़ी बेहतर साबित हो रही है। रीपर बाइंडर एक ऐसी मशीन है जो खेतों में फसल कटाई के साथ साथ बंडल बनाने का भी काम करती है। यह कृषि उपकरण किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। रीपर बाइंडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में फसल कटाई का काम करती है। इस मशीन की खास बात यह है कि ये लगभग 40 मजदूरों का काम अकेले कर सकती है। ये मशीन फसल को काटकर उन्हें रस्सियों से बांधकर बंडल बना देती है, जिससे किसानों का काम आसान हो जाता है। बाजार में कई तरह की रीपर मशीन उपलब्ध है। किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार रीपर मशीन का चयन कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू एवं प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1600 से 1650 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1400 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल और प्याज 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते
देखते हैं कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम पशुपालन से लेकर सरकार की योजनाएं और साथ में समसामयिक विषयों पर आपको जानकारी देते हैं। कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ आगे भी जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, तो आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, गाय भैंस के दूध में फैट और एसएनएफ की कमी से दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, तो क्यों जरूरी हो जाता है इसका समाधान निदान? तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार जी से कि क्या इस कमी को कैसे दूर किया जाए, गाय भैंस की दूध में एसएनएफ और फैट की कमी को। तो आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। पशुपालक किसान भाइयों, गाय के दूध में फैट और एसएनएफ की कमी से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और क्यों होती है इस तरह की समस्याएं? आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी से, विभाग अध्यक्ष, वेटनरी कॉलेज, पशु पोषण विभाग, पटना से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे पशुपालक किसान भाइयों को यह समझाइए कि फैट और एसएनएफ होता क्या है और इसकी कमी से हमारे पशुओं में क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये एसएनएफ है क्या? और नमस्कार किसान बंधुओं, फैट और एसएनएफ दूध का एक प्रमुख अवयव है। अगर मोटे तौर पे हम कहें तो गाय भैंस के दूध में करीब 87% पानी होता है, 4% के आसपास गाय के दूध में फैट होता है, फिर उतनी ही मात्रा में प्रोटीन होती है और 1% के आसपास मिनरल होता है। तो वैज्ञानिकों ने ये अपनी सुविधा के अनुसार क्या हुआ कि जो मुख्य रूप से जो सॉलिड चीज़ होते हैं वो फैट होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, तो उसको अलग अलग तरीके से कहा गया। तो अगर मैं बताऊं कि गाय के दूध में करीब 4% के आसपास फैट होता है और भैंस के दूध में करीब 6 से 8% तक फैट होता है, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ, जो कुछ भी सॉलिड चीज़ बचा हुआ, शुष्क चीज़ बचा हुआ, उसको कह दिया गया सॉलिड नॉट फैट, यानी कि उसी को हम साधारण रूप से कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं एसएनएफ। यानी कि फैट और एसएनएफ यही एक मोटा मोटी शुष्क पदार्थ होता है और
इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि फैट और एसएनएफ के आधार पे ही हमारे पशुपालक बंधुओं को पैसा दिया जाता है। आप किसी भी डेयरी में या दूध बेचने जाएंगे तो फैट और एसएनएफ की मात्रा के आधार पे ही उसका मूल्य निर्धारण होता है। पानी की मात्रा का कोई उसमें ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो इसीलिए फैट और एसएनएफ जो है गाय भैंस के दूध में बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, खास करके उनके आर्थिक नियति के हिसाब से। तो डॉक्टर साहब, यानी कहने का मतलब है कि फैट्स और एसएनएफ की कमी दूध की गुणवत्ता को ख़राब करती है। तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए, क्या निदान है इसके, किसान भाई उसका समाधान कैसे करें? निश्चित तौर पे जो फैट और एसएनएफ है उनकी गुणवत्ता को दर्शाता है और ख़ास करके आर्थिक जो लाभ है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि नॉर्मल के कंडीशन में अगर आप देखें तो गाय के दूध में 4% के आसपास फैट होगा और करीब 8.5% के आसपास एसएनएफ होता है। उसी तरह अगर भैंस में देखें तो वहाँ पे करीब 6 से 8% तक फैट होता है और 9% के आसपास एसएनएफ होता है। जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, खास करके गर्मी के मौसम में, तो पशुओं का क्या होता है कि खान पान कम हो जाता है, उनकी आहार की गुणवत्ता जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि दूध में फैट और एसएनएफ की मात्रा कम हो जाती है। अब इस कमी को पूरा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे साधारण तरीका है वो है कि आहार का प्रबंधन। क्योंकि हमारे जो पशु हैं, जो हम खिलाते हैं, उसी से वो अपना दूध बनाते हैं। तो अगर दूध में उसकी मात्रा कम होगी तो क्या होगा, फैट कम आएगा और एसएनएफ कम होगा। तो इसीलिए खास करके गर्मियों के समय में जब फैट और एसएनएफ की ज़्यादा परेशानी होती है तो जो आहार हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो। खास करके मक्का के समय में आप मक्के का अगर दर्रा दे रहे हैं तो वो बिल्कुल ही आपका एक कहिए कि गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, कोई घून लगा हुआ नहीं होना चाहिए। खली हो वो भी गुणवत्ता हो, सोयाबीन देना चाहिए। तो आहार जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में क्योंकि आप देखेंगे तो एसएनएफ में मिनरल का भी रोल होता है। जैसे जिंक के बारे में बात करें, जिंक ही ऐसा मिनरल है जो कि पशुओं में आवश्यक होता है, खास करके उसके दूध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्रोमियम होता है, कॉपर होता है। तो ऐसे में किसान बंधुओं से को अनुरोध किया जाता है कि अपने पशुओं को गुणवत्तापूर्ण मिनरल मिक्सचर जो है कम से कम 50 ग्राम, अगर कम दूध देती है और ज़्यादा दूध देती है तो 100 ग्राम दे। इसके साथ साथ एक बाईपास फैट होता है जो कि अपने पशुओं को 100 ग्राम के आसपास दें, या नहीं तो एक दाना मिश्रण में 1% के आसपास दें। तो इस तरह से जो मोटी मोटी बात है कि आप गुणवत्ता को बनाए रखिए, और जब गुणवत्ता को बनाए रखेंगे आहार का तो क्या होगा, फैट और एसएनएफ की मात्रा जो है वो बरकरार होगी, और जब बरकरार रहेगी तो आपकी आर्थिक लाभ जो है वो ज़्यादा होगी। तो पंकज जी, जैसा कि आपने बताया कि आहार की मुख्य भूमिकाएं होती हैं गाय भैंस के दूध में फैट और एसएनएफ की कमी को दूर करने, और साथ ही साथ पानी की क्या भूमिकाएं होती हैं इस कमी को दूर करने के लिए, भी हमारे पशुपालक किसान भाइयों को बताइए। गाय भैंस के दूध में करीब 87% के आसपास पानी होता है, यानी कि मुख्य घटक जो है वो पानी है। तो अगर पानी की मात्रा समुचित नहीं होगी, पीने योग्य नहीं होगी, तो आपके गाय भैंस के दूध में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ होना चाहिए और हर हमेशा उसको पानी मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होता है कि गाय अगर आपकी कम पानी पिएगी तो दूध उत्पादन पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए गर्मियों के समय में क्या करना चाहिए कि जितना संभव हो सके ठंडा पानी और पीने योग्य पानी देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसान बंधु गांव घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको पानी देने की ज़रूरत है तभी आप चापाकल चलाइए या मोटर चलाइए और तब अपने पशुओं को वो पानी दीजिए। उससे क्या होगा कि पानी की मात्रा बरकरार रहेगी। और ख़ास करके शहरों में जहाँ पे टैंक लगा के रखते हैं तो जब ज़रूरत पड़े तभी आप मोटर को चलाएं, अथवा क्या होगा अन्यथा कि पानी गर्म होगा, और जब पानी गर्म होगा तो गाय भर पेट पानी नहीं पी पाएगी, और जब पानी नहीं पिएगी तो पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, और पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो फैट और एसएनएफ में कमी हो जाएगी। कई बार किसान बंधुओं को अगर ज़रूरत पड़े तो पानी में नमक मिला दिया करिए, कई बार गुड़ मिला देते हैं। जिस भी विधि से पानी की मात्रा को आप सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके गाय के भैंस के दूध के उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी और फैट और एसएनएफ जो है वो बरकरार रहेगा। आहार के साथ साथ पानी की भी समुचित व्यवस्था रखनी होगी हमारे पशुपालक किसान भाइयों को, वो भी ठंडा पानी। और अगला जो सवाल है वह यह है कि इस समस्या का समाधान, यानी घरेलू तौर पर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये हमारे पशुपालक किसान भाइयों को बताइए।
घरेलू नुस्खे के तौर पे मीठा सोडा का उपयोग करें, जो हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। खास करके 50 ग्राम से 100 ग्राम आपको मीठा सोडा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो हम लोग जिसको कहते हैं कि मेथी के दाना का उपयोग कर सकते हैं, तारा मीरा का उपयोग कर सकते हैं, अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं, और बिहार में खास करके मसूर के दाल या दाल चूनी का उपयोग करते हैं। और उसके साथ साथ और भी बहुत ऐसे जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। गर्मी के समय में अगर संभव हो तो आंवला का जो है जूस या जो उसका फल वो दें। तो ये सारी चीज़ें जो देसी नुस्खे होते हैं, ये अगर आप अपनाते हैं तो गाय की जो गाय के दूध में फैट और SNF की मात्रा है वो बरकरार रहेगी संतुलित आहार के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, जो आपने हमारे पशुपालक किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। पशुपालक किसान भाइयों, निम्न बातों की ध्यान में रखकर आप अपने गाय और भैंस के दूध में जो फैट और SNF की कमी है उसको दूर कर सकते हैं, साथ में दूध की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और साथ ही साथ अपने आय में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। तो पशुपालक किसान भाइयों, अभी आपने समझा कि गाय भैंस के दूध में फैट और SNF की कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके क्या उपाय हैं। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी हमारी यह खास फिल्म, जो आप किसान भाइयों की कितनी लाभकारी है, कितनी कारगर है, आइए देखें और समझें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है
उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का,
तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है, इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है। पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो, दिल खुश हो जाता है सर। जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। गाय के दूध में फैट और एसएनएफ की कमी के साथ साथ हमने समझा सरकार की योजनाओं को। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।